चलिए नेक्स्ट पार्ट 1 to 50 पिछले वाले वीडियो में हो चुका है। ज्ञान बिंदु का हम लोग चल रहा है, ज्ञान बिंदु बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव टेस्ट चल रहा है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का 51 से आगे देखते हैं, 1 to 50 तक पिछले वीडियो में देख सके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो याद रखिए, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे, जीव द्रव की खोज कौन किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव पुरकिंजे, जीव द्रव पुरकिंजे। और जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव एवं जीव द्रव किसका बना होता है? कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव और केंद्रक को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव की खोज कौन किया? पुरकिंजे। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे, डुजार्डिन शायद नाम दिया था, डुजार्डिन नाम दिया था, और पुरकिंजे खोज किया था। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे। और जीव द्रव सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव को किसको कहते हैं सम्मिलित? तो कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका द्रव और केंद्रक, कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका कहा गया? कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से। पौधे की कोशिकाओं की संरचना दृढ़ता प्रदान करती है सेलुलोज। पौधों की कोशिकाओं को संरचना दृढ़ता प्रदान करती है सेलुलोज। सेलुलोज क्या करता है? पौधे में कहा कोशिका को दृढ़ता, संरचना को दृढ़ता प्रदान कौन करता है? सेलुलोज। यानी कि पौधे को मजबूत कौन बनाता है? कोशिका को। पौधे की कोशिका को मजबूत कौन बनाता है? संरचना प्रदान करता है। तो सेलुलोज जो है वो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, सेलुलोज दृढ़ता प्रदान करता है, सेलुलोज। और झिल्ली युक्त कोशिकाओं में पाए जाते हैं यूकेरियोटिक। झिल्ली युक्त यानी कि वैसा क्या बोले थे पहले भी बताए थे कि प्रो सेल जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कहने का मन की अनविकसित मतलब अनडेवलप्ड होता है, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है डेवलप्ड होता है, इसलिए क्योंकि उसमें जो पूर्ण रूप से न्यूक्लियस का निर्माण करता है, प्रोकैरियोटिक में निर्माण नहीं करता। प्रोकैरियोटिक कैसा होता है? तो उसमें नहीं होता है, झिल्ली युक्त नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त होता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा होता है? तो यूकैरियोटिक जीव जो होता है वो झिल्ली युक्त होते हैं। किस प्रकार के झिल्ली नहीं होता है? तो याद रखना है, वायरस में क्या है? झिल्ली नहीं होता है। वायरस में झिल्ली नहीं होता, वायरस में झिल्ली नहीं होता। जीवाणु, अमीबा, माइटोकॉन्ड्रिया और वायरस, तो इसमें वायरस में झिल्ली नहीं होता, वायरस में झिल्ली नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है राइबोसोम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या रहता है? तो कैसी संरचना रहता है? तो राइबोसोम और सेल ऑर्गेनल्स रहता है। किसके ऊपर में? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर में राइबोसोम रहता है। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम जो 70 इस प्रकार का होता है, राइबोसोम जो होता है वो 70 इस प्रकार का राइबोसोम बनाता है। कितने प्रकार का? 70 इस प्रकार का राइबोसोम बनाता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन से, राइबोसोम बना होता है आरएनए प्रोटीन से, आरएनए प्रोटीन से, राइबोसोम बना होता है आरएनए प्रोटीन से। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का नाम सुनते क्या बोले थे? गोल्गी बॉडी सबसे पहले लाइबोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्गी बॉडी। लाइबोसोम का निर्माण करता है गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है हमारे सेल के ऑर्गेनल्स के अंदर? तो हमारा क्या करता है? पैकेज करता है, स्टोर करता है और सिगरेट करता है। पैकेज, स्टोर, सिगरेट, पैकेज, स्टोर, सिगरेट, पैकेज, स्टोर, सिगरेट और लाइबोसोम का निर्माण करता है। यानी कि 4 काम है हमारा गोल्गी बॉडी का होता है। और गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी प्रोकैरियोटिक है? नहीं, नहीं है। आरबीसी नहीं पाया जाता है। नील के सवाल नहीं है, यानी कि इशारा तीनों गलत है। क्या हो जाएगा? सभी, यानी कि गोल्गी बॉडी का नहीं पाए जाते, ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी के में हमारे 4-5 था, हम 5 बता दी। क्या कहता है? ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं उसको। गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। गोल्गी बॉडी लाइबोसोम का निर्माण करता है। और गोल्गी बॉडी जो होता है, कैमिलियो गोल्गी ने उसका खोज किया था, कैमिलियो गोल्गी ने उसका खोज किया था, कैमिलियो गोल्गी बॉडी का। और गोल्गी बॉडी जो होता है उसका मुख्य कार्य होता है हमारे सेल के अंदर क्या करना है? तो पैकेज, स्टोर, सिगरेट, पैकेज, स्टोर, सिक्रेशन, ये 3 कार्य होता है हमारा गोल्गी बॉडी का। 5 काम था, 5 बता दिए यहाँ गोल्गी बॉडी का। समानांतर नलिकाओं और सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी कहते हैं, गोल्गी उपकरण कहते हैं। समानांतर नलिकाओं सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी। सिस्टर्नी के समूह को क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों को उपचयन, संचयन और रूपांतरण तथा पैकेजिंग, अभी तो बताएं, संचयन, पैकेज और सिक्रेशन कौन करता है? तो गोल्गी बॉडी। तो वही हिंदी में लिखा है। लाइबोसोम का सर्वप्रथम किसने किया था? डी डुबे। लाइबोसोम का खोज डी डुबे, लाइबोसोम का खोज डी डुबे, लाइबोसोम का खोज डी डुबे। जीवाणु और वायरस से रक्षा करने वाला लाइबोसोम। जीवाणु, हमारे सेल के अंदर जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन करता है? तो लाइबोसोम। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम का गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो जीवाणु और वायरस से रक्षा का
रक्षा करने लगा जीवाणु और वायरस से। क्रिस्टी कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित लाइसोसोम मौजूद रहता है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन से संबंधित एंजाइम रहता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में श्वसन संबंधी एंजाइम कहाँ रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। रंगहीन श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगहीन हो तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? रंगहीन होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है। क्लोरोप्लास्ट रंगीन होता है। रंगहीन कौन? तो याद रखिए ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन क्लोरोप्लास्ट हरा क्रोमोप्लास्ट रंगीन रंगहीन कौन होता है? रंगहीन जिसमें रंगहीन नहीं होता उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कहाँ होता है? तो हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। वो कैसा होता है? तरल युक्त गुहा जैसा होता है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में होता है। या कोशिका कला वर्णात्मक परागरम में होती है, क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन ये होता है कि वह कोशिका के अंदर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब कि वह कोशिका के अंदर मतलब कुछ फ्लूइड को अंदर जाने देता है जो कि लाभदायक होता है सेल के लिए, और वैसा समूह को वो बाहर कर देता है जो हानिकारक होता है सेल के लिए, हानिकारक उसको बाहर कर देता है, और जो लाभदायक होता है उसको अंदर खींच लेता है, उसी को कहते हैं कुछ अणुओं के भीतर अंदर या बाहर जाने की संचलन कोशिकाओं में होने देती है, जबकि अन्य कोशिकाओं के संचलन को रोक दिया जाता है। अन्य संचलन की क्रियाओं को रोक दिया जाता है। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिए, आप पहले भी बताते हैं कि हमारा कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पोषकों में से पौधों को की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है, तो पोषकों में पौधों के कोशिका भित्ति में कैल्शियम, कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। पौधे के कोशिका भित्ति में कैल्शियम पाया जाता है। पौधे के कोशिका भित्ति में कैल्शियम पाया जाता है। कौन सा? एक अर्ध परागम में है तो कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? अर्ध परागम में होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि अर्ध परागम में होता है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पढ़ते हैं कौन सही है। तो कोशिका के आकार और अमाप, कोशिका के आकार विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर, जितना बड़ा आकार उतना बड़ा उसका आकार होता है, उसके यानी कि कार्य पर निर्भर करता है। कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं, कुछ बदलते आकार हैं, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होता है? सेल के अंदर वो आकार बदलते रहता है। इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है? सेल के बदलते आकार होते हैं। कुछ ऐसे कोशिका होते हैं जिसके आकार बदलते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? आकार बदलते रहता है। प्रत्येक कोशिका के में निष्पादन में अपनी क्षमता होती है। सही बात है कि अपना सेल का अपना अपना क्षमता होता है। तब ये तीनों सही है। तो गलत कौन सा है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान रहता है। सही गलत बात है। सभी देह ऊतक यानी कि शरीर के अंदर सारा ऊतक का सेल सेम है नहीं, अलग अलग मतलब कि अलग अलग ऊतक के लिए अलग अलग सेल होता है। यानी कि एक ऊतक में भले सारा सेल की संख्या समान होगा, लेकिन सभी ऊतक में सेल की संख्या बराबर नहीं होगा, इसीलिए गलत है ये चौथा नंबर। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ? हैदराबाद में है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में। कोशिका के जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। कोशिका द्रव केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग क्या कहता है? जीव द्रव कहलाता है। जीव द्रव किसको कहते हैं? तो कोशिका द्रव और न्यूक्लियस, कोशिका द्रव और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव की खोज किया था पोर्किंजे, और जीव द्रव का नामकरण किया था कौन? तो डुजार्डिन। जीव द्रव कहते हैं किसको है? तो कोशिका द्रव और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। सर्वाधिक संख्या में 2n के में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और क्या होता है? 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफ्लियोग्लोसस में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफ्लियोग्लोसस। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता। क्यों? कि जीवाणु क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अप्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियस विकसित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन है? नॉलन रूस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज कौन किया? तो नॉलन रूस का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया? तो नॉल एंड रूस का।
उसका। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज करता है पॉटर क्लाउडेफुलम। पॉटर क्लाउडेफुलम 3 व्यक्ति ने मिलकर किया था, यहाँ तो ऑप्शन एक है पॉटर, याद रखिएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था पॉटर क्लाउडेफुलम। पॉटर क्लाउडेफुलम 3 लोगों ने मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किया था, ऑप्शन है पॉटर, तो पॉटर मार देंगे। गुणसूत्र के शब्द वाल्डेयर, गुणसूत्र शब्द दिया वाल्डेयर। गुणसूत्र खोज कौन किया, गुणसूत्र शब्द कौन दिया, गुणसूत्र का खोज किया था हॉफमिंस्टर। गुणसूत्र का शब्द शब्द प्रदान किया वाल्डेयर। गुणसूत्र का खोज किया हॉफमिंस्टर। गुणसूत्र का शब्द दिया था वाल्डेयर। गुणसूत्र का शब्द दिया था वाल्डेयर। वाल्डेयर कोशिका में एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कोशिका झिल्ली। कोशिका में एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। क्या होता है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, याद रखिएगा। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के घना के जाल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले बताते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल के अंदर यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए होता है और यह एक परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वसा और कोलेस्ट्रॉल का करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो होता है राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70 इस प्रकार के होता है। और ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या होता है कि महीन, सखित और झल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नलिकाओं का घना जाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नलिकाओं का घना जाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। अभी बताएं कि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोटीन राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। आज अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो यानी कि लवक हमारा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं। रिक्तियाएं केवल रिक्तियाएं पादप में बड़ा बड़ा होता है, यानी कि बड़ा बड़ा होता है, यानी कि इसमें होता है उसमें नहीं होता है, जंतु में नहीं होता। कोशिका भित्ति केवल पादप में होता है, यानी कि तीनों के तीनों केवल पादप में कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। और कौन सा जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता, उससे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जंतु कोशिका में होता है। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम क्या होता है, वो जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल, कोशिका का जहां श्वसन का बात आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, यूकेरियोटिक सेल में। चलिए, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं जरूर। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है और जरों के कोशिका में पाया जाता है। जरों के कोशिका में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। आज फूलों, अगला क्वेश्चन, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। रंग बोले तो क्रोमोप्लास्ट, रंग बोले तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो बोले तो हरा प्लास्ट, ल्यूको बोले तो रंगहीन। पत्तियों का हरा बनाता है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा बनाता है। और कोशिका का आत्महत्या थे लाइबोसोम को खोज किया था डी डुबे। लाइबोसोम कहाँ बनता है, कौन बनाता है, तो हमारा कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है लाइबोसोम का खोज किया था डी डुबे। लाइबोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, वो कोशिका के अंदर कोशिका को डेड सेल को क्या कहता है, पचाता है। कोशिका के अंदर जो भी खराब रहता है उसको पचाने का काम करता है। पचक रस इसी में होता है और फटता है और अनवांटेड चीज़ों को पचा देता है। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको क्या कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या थैली कहते हैं। कोशिका में, अगला क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अभी बताएं कि लाइसोसोम में कैसा प्रॉपर्टी होता है, उसमें यह प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई भी चीज जीव द्रव्य को घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसको क्या कहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किसमें होता है, लाइसोसोम में। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम का खोज किया डी डुबे। लाइसोसोम का खोज किया डी डुबे। लाइसोसोम कौन करता है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम का निर्माण करता है हमारा गोल्गी बॉडी। अगला क्वेश्चन आ जाए, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण होती है कोशिका भित्ति, जो कि सबसे बाहर होती है और ये मृत होती है। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होती है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये पौधी कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, सबसे बाहरी आवरण को पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका में, अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम। अभी बताते हैं कि कहाँ होता है राइबोसोम, तो राइबोसोम होता है वो, इसको प्लाइड गन भी कहते हैं राइबोसोम को। और राइबोसोम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है और ये प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है और इसे प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है, इसको राइबोसोम को कहते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड को कहते हैं। पावर हाउस को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, कार्य नहीं होगा, था भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे किसी सेल में तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, याद रखिए।
रखिएगा। और कोशिका में राइबोसोम का अगर राइबोसोम नहीं हो तो क्या, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। और राइबोसोम नहीं हो तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। और जंतु कोशिका में वनस्पति कोशिका में विभाजित करती है तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है वो जंतु कोशिका में होता है। सेंट्रियोल अभी बताए हैं कि सेंट्रियोल जंतु कोशिका में होते हैं, पादप कोशिका में नहीं होते। तो जंतु कोशिका को पादप कोशिका से कौन अलग करता है, तो सेंट्रियोल। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल होता है, जंतु कोशिका में सेंट्रियोल होता है, और पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है। सेल नामकरण रॉबर्ट हुक, सेल का नामकरण सर्वप्रथम दिया था, सेल का सेल सर्वप्रथम दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो रॉबर्ट हुक। सेल सर्वप्रथम दिया, सेल सर्वप्रथम दिया रॉबर्ट हुक, सेल सर्वप्रथम दिया रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस का खोज ब्राउन, न्यूक्लियस का खोज किया ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का खोज किया सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का वाटसन एंड क्रिक, जो कि इस काम के लिए वाटसन एंड क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1962 में नोबेल कब मिला था वाटसन क्रिक को, तो 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज के लिए, डीएनए के हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था, हेक्सले। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था, हेक्सले। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हेक्सले। जीव द्रव जो भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार कौन कहता है, हेक्सले ने कहा था, हेक्सले। जीव द्रव का खोज कौन किया, तो सर्वप्रथम दिया था पुरकिंजे, जीव द्रव का शब्द दिया था पुरकिंजे। जीव द्रव का खोज, जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, पुरकिंजे, जीव द्रव का। और नामकरण कौन किया था, तो शब्द दिया था पुरकिंजे, नामकरण डुजार्डीन, याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होती है, तो जीवाणु में नहीं होता। क्यों, क्योंकि जीवाणु क्या है, एक प्रोटोक्रेटिक सेल है। अब प्रोटोक्रेटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता कहाँ, तो यूकैरियोटिक का। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक का अंग है। जीवाणु क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, जीवाणु प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी बलन को किस्ट्री कहाँ होता है, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका भित्ति होती है, अपागम में, पारगम में होती है। कोशिका भित्ति क्या होता है, परागम में होता है, पारगम में होता है। कोशिका भित्ति पारगम में होता है। लाइसोसोम कार्य होता है अंत कोशिकीय पाचन करता है, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता। तो लवक जो होता है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, लवक जंतु कोशिका में नहीं होता। क्या कहाँ होता है, लवक ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में होता है। प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ को कोशिकाओं के आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कहते हैं, तो एपोप्टोसिस कहते हैं। कौन सा का कोशिकांग, अगला क्वेश्चन कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाती है, तो सबको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता कहाँ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले या फिर राइबोसोम बोले, यही दोनों का काम है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है कोशिका। अगला क्वेश्चन कि कोशिका डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिए। गोल्गी काय का प्रमुख क्या है, तो पैकेज स्टोर सीक्रेट, ये तीन मुख्य कार्य है गोल्गी बॉडी का। अगला क्वेश्चन 113 नंबर, कारण किसी पादप कोशिका का पशु कोशिका के अंतर क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है पादप कोशिका का, जो पशु कोशिका जंतु कोशिका का अंतर होता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियां हरा होती है, याद रखिएगा। मूल सभी जीव कोशिका में बने होते हैं, सभी जीव कोशिका बने होते हैं। स्लाइडर यानी कि ये किसने बात कहा था कि सभी जो नया यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाएं बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाएं के बने होते हैं। स्लाइडर एंड स्वान ने कहा था। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है जल, यानी कि सेल में सब 80% से अधिक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। परासरण की क्रिया क्या कहते हैं, परासरण अर्धपरागम में कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर जाना, जल के प्रवाह को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। जल का प्रवाह परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, किसके माध्यम से, अर्धपरागम सेमी पेरिविरल मेम्ब्रेन के माध्यम से कम से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और जल का प्रवाह होता है ऑस्मोसिस में। और अधिक लवण वाले विलयन एक कोशिका को रखने पर, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर सिकुड़ जाता है। अधिक लवण में रखेंगे तो सिकुड़ जाता है। ये जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है, जल बाह्य प्रसरण द्वारा क्या होता है, तो बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है और वह सिकुड़ जाता है। आकार के, अगला क्वेश्चन, यदि कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है, क्या होता है, हाइपोटोनिक। अगर न्यूनीकृत, अगर कम तो ज़्यादा तो कम, देखिए न्यूनीकृत मतलब कम तो ज़्यादा, यानी कि हाइपर हो जाएगा, हाइपर अति वाला हो जाएगा। कम तो ज़्यादा तो कम, याद देखिए, तो न्यूनीकृत मतलब कम हुआ और ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। हाइपोटोनिक हो जाएगा, वह हाइपोटोनिक विलयन होता है। ऐसा विलयन हाइपोटोनिक होता है जिसमें ऐसा कोशिका आकार के न्यूनीकृत होती है। जब वह विलयन में रखा जाता है तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं,
उस विलयन को हाइपरटोनिक कहते हैं। कोशिका आयतन में बढ़ती है, अगर आयतन में बढ़ता है तो ज़्यादा तो कम, तो उसमें ज़्यादा हो रहा है तो कम, यानी कि कम मतलब अल्प अल्प प्रसारी विलयन में होगा, उसको किस मीडियम में रखते हैं? अल्प प्रसारी विलयन में रखते हैं। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। बीज फूलते हैं किस प्रोसेस के कारण बीज फूल जाता है? तो उसमें क्या होता है, बीज फूलता है तब उसमें अंतः शोषण के कारण होता है। बीज फूलता है हमारा अंतः शोषण के कारण होता है, अंतः शोषण के कारण होता है। लकड़ी के बने दरवाजे फूल जाते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है कि लकड़ी दरवाजे फूल जाता है अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण लकड़ी फूल जाता है, बीज फूल जाता है, ये सारा अंतः शोषण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, उर्वरकों पर उर्वरकों का उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों को मृत बना देता है, क्योंकि बाह्य प्रसारण के कारण। उसमें क्या होता है, अगर अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा के अंदर जो भी पानी होता है वो पानी बाहर धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, यानी कि बाह्य प्रसारण के बाहर को निकालना, उसको बाह्य ऑस्मोसिस और एक्सटर्नल ऑस्मोसिस कहलाता है। बाह्य ऑस्मोसिस के कारण होता है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकेनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकेनेसिस शरीर के वृद्धि और मरम्मत हेतु कोशिका का विभाजन उत्तरदायी है समसूत्री। को शरीर की वृद्धि और मरम्मत हेतु कोशिका विभाजन उत्तरदायी है समसूत्री। शरीर के वृद्धि और मरम्मत हेतु कोशिका विभाजन उत्तरदायी है समसूत्री। शरीर के वृद्धि और एवं मरम्मत हेतु कोशिका विभाजन उत्तरदायी है समसूत्री। केसुरुकी का वृषण यानी कि टेस्टिस का शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है केवल मियोसिस द्वारा। स्पर्म का निर्माण होता है केवल स्पर्म का निर्माण केवल मियोसिस के द्वारा होता है। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में प्रोफेज में सबसे अधिक समय लगता है प्रोफेज में, सबसे कम समय लगता है एनाफेज में। प्रोफेज में सबसे अधिक समय लगता है माइटोसिस में। माइटोसिस के सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है? प्रोफेज में। माइटोसिस का सबसे कम समय लगता है एनाफेज में। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस की सहायता से होता है तक कोशिका पट्टिका यानी कि पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? साइटोकिनेसिस मतलब क्या होता है, ऊपर क्या पढ़ते हैं? साइटोकिनेसिस मतलब होता है कि सेल का डिवीजन। कैरियोकिनेसिस मतलब होता है कि हमारा केंद्रक का विभाजन। जब केंद्रक विभाजन करता है तो उसको कहते हैं कैरियोकिनेसिस, और जब सेल डिवीजन करता है तो उसको कहते हैं साइटोकिनेसिस, जो कि लिखा हुआ है। जो सेल डिवीजन यानी कि पादप कोशिका में जब सेल का डिवीजन होता है, साइटोकिनेसिस होता है, तो उसको कौन सी सहायता करता है? तो कोशिका पट्टिका सहायता करता है साइटोकिनेसिस में, सेल का डिवीजन करने में। कोशिका पट्टिका। और माइटोसिस का सबसे कम समय, अभी बोले एनाफेज सबसे अधिक समय माइटोसिस में सबसे अधिक समय कौन लेता है, किस फेज में लेता है? तो प्रोफेज में सबसे अधिक समय लेता है और एनाफेज में सबसे कम समय लेता है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितनी बार विभाजन से 856 कोशिका बनेगा? तो 8 माइटोसिस के विभाजन से 256 कोशिका बनेगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे तो क्या बनेगा? 256 कोशिका बन जाएगा। कितना कोशिका बनेगा? 256 कोशिका बन जाएगा। चलिए, ये चैप्टर नंबर 1 ज्ञान बिंदु का बायोलॉजी का क्वेश्चन 100 टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। हम लोग अगला सेशन में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।